गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। आज हम 18 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिएगा, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है। आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, पीडीएफ और मॉक टेस्ट आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं 18 फरवरी के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया। ओल चिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो आपको याद होगा कि हमने दिसंबर मंथ में इसकी बात की थी। आपको याद है, दिसंबर मंथ में भारतीय संविधान को संथाली लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एक्चुअल में संथाली लैंग्वेज की जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है ना, उसे कहा जाता है ओल चिकी लिपि। मतलब संथाली को लिखा जाता है ओल चिकी लिपि में। इसके 100 साल कंप्लीट हुए हैं लास्ट ईयर दिसंबर में ही, और अब इसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का जो आयोजन है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। इजी याद रखिएगा। तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस समारोह को इनॉग्रेट किया था। सबसे पहली बार ओल चिकी लिपि का जो निर्माण है 1925 में किया गया था। एक पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनके द्वारा इसे बनाया गया था, पहली बार निर्माण किया गया। अभी 100 साल कंप्लीट होने पर प्रेसिडेंट ने ओल चिकी लिपि के सम्मान में एक तो स्मारक सिक्का जारी किया और साथ ही साथ एक डाक टिकट को भी जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस समारोह का आयोजन किया है नई दिल्ली में। तो मोटे तौर पर आपको ओल चिकी लिपि के बारे में पता चल गया। पहली चीज तो कि कब इसका निर्माण किया गया, तो 1925। इन्वेंटर कौन है? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। और किस भाषा को ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है, तो यह लैंग्वेज हो जाती है संथाली लैंग्वेज। तो लास्ट ईयर भारतीय संविधान को दिसंबर मंथ में संथाली लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था। पहले क्या होता था कि संथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए रोमन, देवलिपि, ओडिया, बंगाली, इन भाषा का यूज किया जाता था, इन स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। लेकिन इन स्क्रिप्ट से संथाली भाषा जो है ना, सटीक तरीके से नहीं लिखी जा रही थी। सटीक तरीका लिखने का ये था नहीं, और फोनेटिक्स भी काफी अलग अलग थे, मतलब काफी डिफिकल्ट थे, समझ से बाहर थे, और सही तरीके से ये संथाली लैंग्वेज को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आगे चलकर ओल चिकी लिपि का यूज किया गया, और 30 अक्षर होते हैं ओल चिकी लिपि में, और यही बेसिक सहायक बनते हैं संथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए। तो लिपि जो है ना, भारत, झारखंड, ओडिशा ऐसे राज्यों में तो प्रचलित है ही है, साथ ही साथ नेपाल, भूटान, मॉरिशस जैसे देशों में भी इस लिपि के साक्ष्य देखने को मिलते हैं ओल चिकी लिपि के। ठीक है, एक स्क्रिप्ट है। यहां पर संथाली भाषा आपको पता होना चाहिए, इंडिया में जो आदिवासी कम्युनिटी है, काफी अलग अलग राज्यों में ये कम्युनिटी संथाली भाषा को यूज करती है अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज के रूप में। जैसे झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यहाँ के बहुत सारे जो जनजाति समुदाय हैं वो संथाली लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो संथाली लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी उल्लेखित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 92 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से संथाली भाषा को जोड़ा गया था, है ना। तो तब ये भी ऐड हो गई। अभी 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं भारतीय संविधान में, इनमें से एक है संथाली। 25 दिसंबर 2025 को, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संथाली भाषा में जारी किया गया था। और संथाली भाषा की ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट क्या है, तो यह है ओल चिकी लिपि। लास्ट ईयर इसके 100 साल, 1 शताब्दी पूरी हुई है इस लिपि के आविष्कार की। समारोह का आयोजन कहां किया गया? अभी नई दिल्ली में। इनॉग्रेशन किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? एक अवार्ड हाल ही में लॉन्च किया गया है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार। इसे किसी भी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया हो, मतलब किसी भी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाया हो, किसी भी अलग अलग क्षेत्र में राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को भव्य भारत भूषण अवार्ड दिया जा सकता है। और इसकी शुरुआत करने वाली संस्था है ईशा फाउंडेशन।
नाम सुना होगा ईशा फाउंडेशन का, एक योगा फाउंडेशन है ना। भारत में हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और समाज सेवा के लिए ईशा फाउंडेशन काम करता है, स्पेशली योगा को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए ईशा फाउंडेशन देखने को मिलता है। सदगुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है ना। तमिलनाडु में ईशा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो रिसेंटली सदगुरु जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु के रूप में ही पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है, ये ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। इन्होंने असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड की हाल ही में शुरुआत की है। तो फाउंडेशन ने शुरुआत की है, वैसे व्यक्ति पूछे तो सदगुरु और फाउंडेशन पूछा जाए तो ईशा फाउंडेशन। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अभी तमिलनाडु में 9 लोगों को यह अवार्ड दिए, मतलब 6 लोगों को दिए गए और 3 अलग अलग संस्थाओं को हम बात करेंगे। 9 व्यक्तियों को इस सम्मान से हाल ही में पहली बार सम्मानित किया गया है। कहां दिए गए अवार्ड? ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर तमिलनाडु, जहां पर ईशा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है। तो दिया क्यों जाता है? नागरिकों को सम्मानित करना जिनके कार्यों ने भारत में सोशल, कल्चरल या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो और इनको मजबूत करने के लिए काम किया हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति को अवार्ड दिया जा सकता है, भव्य भारत भूषण अवार्ड। अब 9 हस्तियां जिनको यह अवार्ड पहली बार दिया गया, भारत के डिफेंस मिनिस्टर के हाथों यह अवार्ड दिया गया है। तो 6 तो व्यक्ति हैं। पहले हम व्यक्ति की बात करते हैं क्योंकि पहला अवार्ड है ईशा फाउंडेशन का, तो ये पूछा जा सकता है और सारे फेमस पर्सनालिटी है, तो इनको भी हमको याद रखना पड़ेगा। एस किरण कुमार, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको दिया गया अवार्ड। नाम्बी नारायण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको भी दिया गया। एन राजम, ये आर्टिस्ट हैं, वायलिन वादक, तो इनको दिया गया। अलर्म वल्ली, ये एक भरतनाट्यम के नृत्यांगना, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। चौथे हो गए। विक्रम संपत की बात करें तो लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में फेमस हिस्टोरियन है, तो इनको दिया गया। और एक साइना नेहवाल, इनके बारे में हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। साइना नेहवाल ने, आपको पता है, जनवरी मंथ में इंटरनेशनल बैडमिंटन खेलों से संन्यास की घोषणा भी की है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 6 व्यक्ति हैं, 6 हस्तियां हैं जिनको दिया गया ये अवार्ड। 3 जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्स की ब्रांचेस है, उनको भी अवार्ड दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी सफलता के लिए इनको सम्मानित किया गया। इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड, एक तो ये हो गई। इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड सेकेंड, और इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ये थर्ड। तो इधर हो गए 6 लोग और 3 हो गई ये हमारे ब्रांचेस इंडियन आर्म्ड फोर्स के। टोटल कितने अवार्ड हो गए? 9 अवार्ड इस साल पहली बार ही दिए गए हैं। दिए किसने? ईशा फाउंडेशन। स्थापना 1992 में की गई थी, सदगुरु ने ही इसकी स्थापना की थी। सदगुरु जग्गी वासुदेव फाउंडर है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? नाम इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो पॉलिसीज बनती हैं, है ना, जो एग्जाम्स होती है, जो सिलेबस होता है, उन सभी को डिसाइड करने वाली ये संस्था है। ओके, रेगुलेटरी बॉडी की तरह ये काम करती है सीए को लेकर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रसन्न कुमार डी, सीए है। तो सीए प्रसन्न कुमार डी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए। इनके पहले अभी तक इस पद पर चरणजोत सिंह नंदा थे, ये भी एक सीए हैं। तो इनको रिप्लेस किया है प्रसन्न कुमार डी, सीए प्रसन्न कुमार डी ने, और ये 74th अध्यक्ष बने हैं इस संस्था के। आपको पता है डिप्टी चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है मंगेश पांडुरंग को, ये भी एक सीए है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो ये प्रसन्न कुमार डी है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आते हैं और सीए के क्षेत्र में इनको 40 वर्ष से ज्यादा का एक्सपीरियंस है।
1984 में सीए बने थे, तब से ये काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये बॉडी क्या करती है, एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब एक वैधानिक निकाय है, पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से इसे बनाया गया है। स्थापना की गई थी 1949 में इस संस्था की, चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत यह स्थापित हुआ है। तो एक स्टेचुरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत यह संस्था काम करती है इंडिया में। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी मानी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। डन। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, आप सभी यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए ये आपको काफी हेल्प करने वाली है। आप सभी को पता है सेंट्रल में यूपीएससी या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशंस से प्री मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच आपको यहां पर मिल जाएगी, फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे, और इसके अलावा जो करंट सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में हमारे रिलेशंस को लेकर, इंटरनेशनल हमारे जो रिलेशंस है वर्ल्ड के देशों के साथ, उन सभी के बारे में आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे वहां से अवेल कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो। ठीक है, तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापक अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है केरला। देखिए होता क्या है, कोई भी राज्य अगर पॉलिसी बनाता है ना, तो वो 5 साल मैक्सिमम 10 साल के सिनेरियो को ध्यान में रखकर कोई भी रोड मैप तैयार करता है। लेकिन केरला ने क्या किया है कि पहली बार एक रोड मैप बनाया है अर्बन पॉलिसी का, 2050 तक का रोड मैप ये तैयार किया है। किसने? केरला ने। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम यहां से देखें तो 25 साल का रोड मैप है ये। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन? तो ये हो जाएगा केरला। पिनरई विजयन ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है, जो केरला की गवर्नमेंट है और उसमें सीएम है। तो 25 वर्षों के विकास के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी लाने वाला केरला देश का पहला राज्य बना है। 2050 तक की पॉलिसी और राज्य के विकास का एक रोड मैप इन्होंने तैयार किया है। इसके अनुसार 2050 तक केरला की जो 80% आबादी है ना, वो शहरों में निवास करने लगेगी, और इस रोड मैप के अकॉर्डिंग जितना भी केरला को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज और टाउन के एक नेटवर्क के रूप में तैयार किया जाएगा। मतलब ऐसे टाउन, ऐसी सिटीज जो कि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना कर सके। तो पूरा जो डिजाइन किया जाएगा राज्य को, इसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा, और जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो इसी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है 2050 तक के फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। इसका डिक्लेरेशन किया गया था राज्य सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट में केरला में। फिर एक आयोग का गठन किया गया, केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन। ये दिसंबर 2023 में बनाया गया था, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट शामिल किए गए थे। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को मार्च 2025 में सौंपी थी, और राज्य सरकार को सौंपी, तब से विचार किया जा रहा था राज्य सरकार के द्वारा जो भी अदर सुझाव हैं या जो भी चेंजेस है उसको करने के बाद अब फाइनली राज्य ने या राज्य की कैबिनेट ने इसे अप्रूवल किया है फरवरी 2026 में। अप्रूवल दिया है अभी 2026 फरवरी में कैबिनेट ने ऑफिशियली, और अब इसे राज्य में लागू किया जाएगा, और 2050 तक का ये पूरा रोड मैप इसी के अकॉर्डिंग आगे विकास के लिए बजट दिया जाएगा राज्य में, और इसी को ध्यान में रखकर सारा विकास किया जाएगा शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी इसको ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी है। कौन सी राज्य सरकार लेकर आई है? तो ये इंडिया में पहली बार केरला गवर्नमेंट लेकर आई है। चर्चा में रहा पिटन डे ला फुर्नेस वॉल्केनो किस महासागर में स्थित है? अभी फरवरी मंथ में एक वॉल्केनो में विस्फोट देखने को मिला। ये इंडियन ओशन में वॉल्केनो है, इंडियन ओशन में, जिसका नाम है पिटन डे ला
फुर्नेस वॉल्केनो, ठीक है, पिटन डे ला फुर्नेस वॉल्केनो। इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है ना, जिसे कहा जाता है ला रियूनियन आइलैंड। यहां पर अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे, ये दक्षिण पश्चिम इंडियन ओशियन का पार्ट है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हम आएंगे तो मेडागास्कर देखने को मिलेगा, और इसके थोड़ा सा पूर्व में देखेंगे तो छोटा सा हमको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, यहां पर ला रियूनियन आइलैंड है। ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब फ्रांस के अंडर में है, फ्रांस का द्वीप है इंडियन ओशियन में। फ्रांस यूरोपीय देश है लेकिन इसका द्वीप इंडियन ओशियन में, ला रियूनियन द्वीप। इसी पर एक वॉल्केनो है जिसका नाम है पिटोन डी ला फॉर्नेस वॉल्केनो या फॉर्नेस वॉल्केनो। इसमें अभी विस्फोट हुआ था, इस साल का ये सेकंड सबसे बड़ा विस्फोट इस वॉल्केनो में देखने को मिला है। एक स्टेटो वॉल्केनो है, मतलब लावा जब निकलता है और लगातार जमा होता रहता है तो वॉल्केनो का जो आकार है ना वो शंकुनुमा हो जाता है। तो इस तरीके से एक स्टेटो वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो है, और ला रियूनियन आइलैंड पर ये देखने को मिलता है, जो कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। लेकिन किस ओशियन में है, तो इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। मेडागास्कर के पूर्व में पश्चिमी इंडियन ओशियन में यह वॉल्केनो स्थित है, एक शील्ड वॉल्केनो की तरह यह काम करता है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित पुराने प्रशासनिक केंद्रों को किस म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो दिल्ली में जो प्रशासनिक भवन है, एक पीएमओ ऑफिस भी था साउथ ब्लॉक में, तो ये जो बिल्डिंग्स है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, अब इनको एक म्यूजियम के रूप में चेंज किया जा रहा है और इसका नाम रखा जा रहा है युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। देखिए, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दिल्ली में ये प्रशासनिक केंद्र है जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग ऑफिसेस ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ब्लॉक की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, इनके जो हमें ऑफिसेस देखने को मिलते हैं वो नॉर्थ ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। साउथ ब्लॉक में आते हैं तो स्पेशली पीएमओ जो था वो साउथ ब्लॉक में था, अब ये शिफ्ट हो गया है नई बिल्डिंग में और इसका नाम है सेवा तीर्थ। अभी हमने कुछ सेशंस पहले डिस्कस किया था। इसके अलावा साउथ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखने को मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देखने को मिलता है। तो ये जो पुरानी प्रशासनिक बिल्डिंग्स है इनको अब एक संग्रहालय में चेंज करने की मंजूरी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, युग युगीन नाम का, ठीक है ना। तो ये चेंज किया जा रहा है। इसकी विशेषता होगी म्यूजियम की कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। पेरिस के लॉवरी म्यूजियम के बाद, है ना, अब इसको पीछे छोड़कर ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है। और इसको म्यूजियम बनाने में जो देश सहयोग कर रहा है ना वो भी फ्रांस ही है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन किसका मिल रहा है? फ्रांस का। एरिया देखिए तो 1.55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला होगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का ये जो म्यूजियम है, ये लगभग 30 गैलरीज बनाई जा रही है। इंडिया की 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी सारी कलाकृतियां जो भी हैं वो यहां पर देखने को मिलेगी। 80,000 से 1 लाख कलाकृतियां यहां पर प्रदर्शित की जाएगी इस म्यूजियम में। इंडिया के विकास को, भारत के विकास को समझने में मदद मिलेगी इस म्यूजियम से। तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है भारत में, ठीक है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में 700 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं राशिद खान। किस देश के प्लेयर हैं? तो ये प्लेयर हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के कैप्टन हैं राशिद खान। T20 हिस्ट्री में 700 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने। अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। इसी में यूएई के खिलाफ इनका एक मैच हुआ था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। यहां पर राशिद खान ने 518 मैच खेलने के बाद अपने 700 विकेट पूरे किए। पहले ड्वेन ब्रेवो के 631 विकेट का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था 2025 में, और तब भी ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे, और अब इन्होंने 700 विकेट पूरे किए हैं। तो ये राशिद खान है, अफगानिस्तान के प्लेयर या अफगानिस्तान टीम के कैप्टन। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026,
इसका आयोजन इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, इस बार ये 10वां एडिशन है T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। 20 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। 55 मैच यहां पर खेले जाएंगे टीमों के मध्य में। और भारत लास्ट बार इसका विनर रहा था 2024 में, इंडिया विनर था। और अब देखते हैं डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं हम अपनी ट्रॉफी को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया है ना ICC T20 वर्ल्ड कप से इस बार। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या ये T20 वर्ल्ड कप या फिर ऐसे मैचों का आयोजन करवाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1909 में स्थापना, दुबई UAE में हेडक्वार्टर, और चेयरमैन कौन है? जय शाह। ये तो हम काफी बार पढ़ते हैं, पर ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अफ्रीकी संघ या अफ्रीकन यूनियन, इसका 39वां एनुअल समिट का हाल ही में आयोजन किया गया इथोपिया के अदीस अबाबा में। इथोपिया का शहर है अदीस अबाबा। तो यहां पर 39वां समिट आयोजित की गई है अफ्रीकन यूनियन की। अफ्रीका के देशों के बीच में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संगठन है जिसे अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उसके जो संसाधन हैं उस पर अफ्रीका के देशों का ही हक रहे, इस उद्देश्य से कभी अफ्रीकन यूनियन बना था। समय समय पर इसके एनुअल समिट का आयोजन किया जाता है। इस बार कभी कभी साल में एक से ज्यादा बार भी आयोजित हो जाती है। तो अभी ये 39वां समिट है जो कि इथोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित की गई, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना वो अदीस अबाबा में ही देखने को मिलता है, इथोपिया में। अच्छा, इस समिट का उद्देश्य क्या है? अफ्रीकन यूनियन का तो उद्देश्य हमको समझ में आ गया। अगर हम देखें समिट का उद्देश्य क्या है, तो अफ्रीकी कंट्रीज के बीच में यूनिटी, पीस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाटर हाइजीन जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उन पर यहां पर चर्चा की गई, उनको मजबूत करने के लिए यहां पर बात की गई। स्पेशली पानी के जो साफ पानी है उसको सुनिश्चित करना कि वो बना रहे, सेफ्टी सुनिश्चित करना, देशों के मध्य में पीस और सिक्योरिटी, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। तो ये अफ्रीकन यूनियन का 39वां समिट है। इथोपिया के अदीस अबाबा में इसका आयोजन किया गया। अफ्रीकन यूनियन समझ में आ गया कि यह संस्था क्या करती है? ग्लोबल लेवल पर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके हितों की रक्षा सभी देश मिलकर कर सके, इस उद्देश्य से यह बना था। 2002 में इसका गठन किया गया था। 55 अफ्रीका की 55 कंट्रीज इसकी मेंबर है। अदीस अबाबा इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है और यहीं पर इसकी एनुअल अभी समिट हुई है 39वां। आपको पता है अफ्रीकन यूनियन को 2023 में G20 की मेंबरशिप दी थी इंडिया ने। इंडिया में 2023 में जो G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था ना, उसमें G20 का 21वां मेंबर बना था अफ्रीकन यूनियन, इंडिया में, नई दिल्ली में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? BBC जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक समाचार ग्रुप है ना, पत्रकारिता ग्रुप है, ब्रॉडकास्टर है BBC। तो इसके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है इंडिया में, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। वैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो हमारी विमेन्स प्लेयर है उनका अवार्ड दिया जाता है और ये अलग अलग कैटेगरीज होती है। यहां पर एक कैटेगरी है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, 2025 के परफॉर्मेंस के आधार पर दिए गए हैं। तो यह अवार्ड अभी दिया गया है स्मृति मंधाना को। ठीक है, तो यह है स्मृति मंधाना। BBC ने अपने एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है जो कि विमेन्स प्लेयर के लिए किया गया। 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक समारोह में यह घोषित किए गए थे। अवार्ड इंडियन विमेन्स प्लेयर को उनके प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, अब स्मृति मंधाना को एक कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, BCC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025। अवार्ड 2026 में दिया गया लेकिन 2025 का अवार्ड है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर 2025 की। अब 2025 में आपको पता है स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में
1703 रन बनाए थे किसी भी एक कैलेंडर ईयर में। किसी फीमेल प्लेयर द्वारा बनाए गए अभी तक के सबसे ज्यादा रन एक वर्ष में। इसके अलावा लास्ट ईयर 1000 से अधिक वनडे रन इन्होंने बनाए। दुनिया की पहली विमेन्स क्रिकेटर बनी थी ये, विमेन क्रिकेटर बनी थी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंद में इन्होंने शतक लगाई थी लास्ट ईयर। विराट कोहली के रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, 52 गेंद पर शतक का रिकॉर्ड है, तो उसको भी तोड़ा था। और ये इंडियन रिकॉर्ड कायम किया है सबसे कम गेंदों में शतक का, स्मृति मंधाना ने। इसीलिए स्मृति मंधाना को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया। अदर कैटेगरीज भी देख लें जो पूछी जा सकती है। मेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, यह अवार्ड दिया गया दिव्या देशमुख। ये चेस प्लेयर है इंडिया की, 20 साल की उम्र में फिडे विमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन शतरंज प्लेयर दिव्या देशमुख। फिर पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, यह प्रीति पाल को दिया गया। 2024 के पेरिस पैरालंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे और 2025 में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने एथलेटिक्स में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ये दिया गया अंजलि भागवत को, शूटर है, ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली फीमेल शूटर है ये। कौन है ये? अंजलि भागवत। तो इनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डन। तो ये मेन जो अदर कैटेगरीज थी वो मैंने आपको बता दी। स्मृति मंधाना मुंबई से आती है। अर्जुन अवार्ड स्मृति मंधाना को 2019 में दिया जा चुका है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2025 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में ये रही है और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने 2018 और 2021 में जीता है स्मृति मंधाना ने। बीबीसी के बारे में कैजुअल इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ग्रुप है, हेडक्वार्टर यूके के लंदन में देखने को मिलता है। ये 1922 में गठित हुआ था और यही 2019 से भारत में विमेन्स स्पोर्ट्स अवार्ड देता है। 2019 में घोषित किया गया था और पहली बार ये 2020 में दिया गया था 2019 के परफॉर्मेंस के आधार पर। लास्ट क्वेश्चन, गीता पटनायक का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? गीता पटनायक ये एक ओडिया प्लेबैक सिंगर है, ओडिया संगीत से संबंधित। इनको वैसे कोई नेशनल लेवल पर बड़ा अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन ये ओडिशा में इनको काफी जाना जाता है। हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक के कारण इनका निधन हो गया 73 ईयर की एज में। कटक, ओडिशा के कटक में ही इनका निधन हुआ है। ओडिया संगीत के लिए जाना जाता था इनको। ओडिया में प्लेबैक सिंगर के तौर पर इनको बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त है। ओके, ओडिया म्यूजिक के स्वर्ण युग की सबसे प्रभावशाली आवाज इनको माना जाता था। तो हाल ही में निधन हो गया है गीता पटनायक का, ओडिया म्यूजिशियन, 73 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। इनके अलावा जो अदर ऑबिटरीज जो कि इंपॉर्टेंट है और हमें कुछ समय में देखने को मिले, स्पेशली जनवरी मंथ में, उनको एक बार हम यहां पर देख लेते हैं। माधव गौडगिल का निधन हुआ था कुछ समय पहले। ये पर्यावरणविद है, बहुत ही फेमस महाराष्ट्र के। ज्ञान रंजन प्रख्यात हिंदी कथाकार। देविंदर सिंह गर्चा फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर, इनका निधन हुआ था। कीर्तिदा मेकानी एनवायरमेंटलिस्ट चाहिए, पर्यावरणविद। सर मार्क टली, इनका निधन हुआ था। ये बीबीसी के ही बहुत ही फेमस सीनियर पत्रकार हैं। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट का निधन हुआ था। अजित पवार, ये डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, इनका भी निधन हुआ था दुर्घटना में, अजित पवार का। और एक माइकल नॉब्स है ना, माइकल नॉब्स फॉर्मर इंडियन हॉकी कोच है, जिनका निधन हुआ है कुछ समय पहले। तो इनको पॉज करके पढ़ लेना, ये पूछे जा सकते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 18 फरवरी के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता मैग्नस कार्लसन ने। चर्चा में रहा कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र पर देखने को मिलेगा। आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो यह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह डे मनाया जाता है 17 फरवरी को।
हाल ही में घोषित पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा? तो ये 1.5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मेडल टेली में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? यह हो जाएगा इंडिया। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पारंपरिक कारीगर हैं उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें डिजिटल और वैश्विक बाजार से जोड़ना। आंसर डी। नीति आयोग की ट्रेड वॉच रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया कौन से स्थान पर है? तो इंडिया है 2nd रैंक पर। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति म्यूजियम कहां स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और बांध सुरक्षा पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? तो ये कर्नाटका के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये कौन थी? सनाई तकाइची। एक बार फिर से जीत के आई है। गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो यह है कोटाडा भादली। निंगोल चक्कोबा त्योहार यह मैतेई कम्युनिटी के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है। यह हो गए तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? और बेजिमियानी वॉल्केनो किस देश में स्थित है? ये तीनों क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एप्लीकेशन को चेकआउट करो, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, अदर काफी सारी फ्री पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नए कल के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।